सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के लिए पेपर CC2 के विषय में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको कर लेना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जैसा कि आपको पता है कि ये CC2 जो पेपर है वो प्राचीन विश्व का इतिहास है, और आप सभी जानते हैं प्राचीन विश्व के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो आपको मिस्र की सभ्यता पढ़ने हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ने हैं, यूनान की सभ्यता पढ़ना है ना, चीन की सभ्यता पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है, दिस इज योर सिलेबस। लेकिन प्रश्न ये है कि हम इन सिलेबस में कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ लें ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप देखे होंगे CC1 में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको किया था जो लगभग उसी से था। क्वेश्चन को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इतिहास का अर्थ क्या है, इसके विषय में भिन्न भिन्न तरह के जो इतिहासकार हैं क्या इसके अर्थ वो आपको क्वेश्चन आए। इतिहास के अन्य विषयों के साथ संबंध, क्वेश्चन को तोड़ दिया। जैसे इतिहास का पुरातत्व के साथ क्या संबंध है, तो आप सभी जानते थे सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना था कि पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक स्रोत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत कितना इम्पोर्टेंट होता है इतिहास लेखन में। तो उसके बिना प्राचीन भारत का इतिहास आप नहीं लिख पाएंगे यदि आपके पास आर्कोलॉजिकल सोर्सेज नहीं रहेंगे। तो सब कुछ वही था, ग्रीको रोमन इतिहास लेखन था। एंड सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध क्या है, तो उसमें आपको इकोनॉमी से, भूगोल के साथ और भी सब्जेक्ट के साथ जो है सो कर देना था। तो बहुत टफ नहीं था प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग CC2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो परीक्षा में आप अच्छा। तो सबसे पहले आप मिस्र की सभ्यता को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन कहा जाता है कि नील नदी का कितना इम्पोर्टेंट है। पिरामिड का वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मिस्र की सभ्यता जो है और नील नदी की देन क्यों कहा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मिस्र सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ना है तो उसमें देखिए सुमेरियन की सभ्यता है, असीरियन की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, दजला और फरात नदियों की भी जो सभ्यता डेवलप हुई उसी को मेसोपोटामिया सभ्यता हम बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो भी ये तीनों का मैंने आपको बताया ना, असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोन, तो बेबीलोन को तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बेबीलोन में जो हम्मुराबी थे उनकी जो विधि संहिता है बहुत ही अच्छी माना जाता है। क्या किस प्रकार से वो सजा का प्रावधान करते थे, है ना, एक कठोर उनकी जो सजा थी, किस प्रकार से वो किसके लिए क्या क्या सजा देते थे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही जो भी सुमेरियन है वहाँ की सामाजिक, धार्मिक स्थिति आप इसको देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा यूनान की सभ्यता में जो पेरिक्लिस का एज है उसको स्वर्ण युग काल बोलते हैं। अब किसी भी चीज के, जैसे हम लोग देखते हैं कि गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, चाहे शाहजहां के पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो गोल्डन पीरियड स्वर्ण युग माना जाता है जिसमें साहित्य, कला, वास्तुकला, विद्वानों का संरक्षण मिला, राज्य का विस्तार हुआ, आर्थिक समृद्धि बहुत अच्छी थी, सुख समृद्धि ज्यादा था उस पीरियड में। तो आप पेरिक्लिस के स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, यूनान की सभ्यता का के तहत आप देख सकते हैं। यूनान की सभ्यता का हो सकता है देन भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है, प्लेटो, अरस्तु, ये सब जो नाम आप सुनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जैसे गणित के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में क्या क्या हमको यूनान से मिलता है। यूनान से तो सारा हिस्टोरियन आता है, आप देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर एंशिएंट की बात है तो एंशिएंट में भी हमें बहुत कुछ मिला है आपका यूनान से, ठीक है ना, यूनान से। तो इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पेरिक्लिस का युग जो है स्वर्ण युग कैसे था, तो पेरिक्लिस की क्या उपलब्धि रही और यूनान सभ्यता की देन क्या क्या रही। यूनान सभ्यता, यूनान जो है हमें क्या क्या सिखाने का प्रयास किया, ज्योतिष के क्षेत्र में क्या किया,
कला के क्षेत्र में कौन कौन से कला उसने दिए, तो इसको आप देख लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है चीन की सभ्यता। चीन की जो डायनेस्टी थी, च्वान, शांग, इस तरह के जो डायनेस्टी हैं, उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इस सब आपको सोशल, इकोनॉमी, रिलीजियस, ये आपको मान के चलना है। एक इम्पॉर्टेंट उसमें दार्शनिक हैं, उसमें कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस पूछा जाता था पहले, हो सकता है कि आपको पूछते तो कन्फ्यूशियस को भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी चीन से ही संबंधित हैं। लेकिन जो भी वंश वहां पर शासन किए, उनकी उपलब्धि को, उनका सोशल कंडीशन को, उनकी आर्थिक स्थिति को आप तैयार कर लें, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं, इसी से ही आएगा। तो थोड़ा उसको आप देख लें, और इसी से ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो अभी 2-3 दिन समय है, तो मैं इसके लिए कुछ टॉपिक पर भी डिस्कशन कर देंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम आपको वीडियो बना देंगे। आप निश्चित रूप से इसको देखिएगा। आप इसी को आधार बना करके आप अपना तैयारी कीजिए। और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, खासकर हमारे काशी साहू कॉलेज के स्टूडेंट्स, साथ ही साथ ये वीडियो मुझे लगता है कोल्हान विश्वविद्यालय के जो भी कॉलेज में पीजी होते हैं, हिस्ट्री में पीजी विभाग में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस एरिया को थोड़ा सा आप कवर कर लें, और अभी 2-3 दिन के अंदर हम आपको महत्वपूर्ण इसका डिस्कशन और इससे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जो बच्चे देखेंगे अपना रोल नंबर जरूर इसमें कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना बेनिफिट करेगा। तो निश्चित रूप से कमेंट में आपको कमेंट कम से कम करना चाहिए, ताकि हमको लगे कि आपके लिए जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ, है ना, आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सभी को।